नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी। दोस्तों, जो हमने इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज स्टार्ट की थी, इस सीरीज के अंदर आज ये हमारी 5वीं क्लास है। जो पहले 4 क्लासें हो चुकी है वो संविधान के भाग फर्स्ट और भाग 2 के बारे में हमने बात करी थी। भाग फर्स्ट के अंदर हमने देखा था 1 से 4 आर्टिकल के बारे में बात करी थी। उसके बाद भाग 2 के अंदर हमने नागरिकता के बारे में बात करी थी। इसी सीरीज के आगे बढ़ाते हुए आज भाग 3 पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी ये सीरीज चल रही है पॉलिटी की। इसके अंदर हम पूरी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके एमसीक्यू, जो भी पुराने क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट होते क्या हैं, ये पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इस भाग के अंदर 12 से 35 के बीच में अनुच्छेदों के बारे में बात करने वाले हैं, और साथ ही कौन कौन से एग्जाम के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आए उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं मूल अधिकार। तो ये संविधान के कौन से भाग में? संविधान के भाग 3 के अंदर है। कौन से भाग में? संविधान के भाग 3 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। फिर बात आती है कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार होते क्या हैं। तो अब जब मूल अधिकारों की बात करते हैं तो ये आता है किसी की व्यक्ति की विकास के लिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए या व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए जो आवश्यक अधिकार होते हैं वो मूल अधिकार कहलाते हैं। क्या होते हैं? व्यक्ति के पूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक अधिकार होते हैं वो मूल अधिकार होते हैं। अब पूर्ण विकास के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? इसके अंदर पूर्ण विकास के लिए, पूर्ण विकास के अंदर 4 चीजें आती है। सबसे पहले व्यक्ति का शारीरिक, उसके बाद हम बात करें तो मानसिक, उसके बाद बात करें तो हम बौद्धिक और आध्यात्मिक। ये 4 प्रकार का हम बोल सकते हैं कि इस 4 चीजें हमें यदि प्राप्त हो जाती है तो वो हमारा मूल अधिकार हमें प्राप्त हो जाते हैं। हमारा सर्वांगीण विकास के लिए 4 चीजें आवश्यक है। शारीरिक रूप से आदमी फिट होना चाहिए, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। तो सबसे पहले हमने समझने की कोशिश की फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं कि व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए या सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक अधिकार होते हैं वो मूल अधिकार कहलाते हैं। फिर उसके बाद आती है कि ये उनका उद्देश्य क्या है, किस लिए लाए ये मूल अधिकार। तो उसके लिए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय दिया जाता है। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय प्रस्तावना में भारत की संविधान सभा ने दिए थे। उनमें से एक न्याय, कौन सा न्याय? राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए ये मूल अधिकार जोड़े गए हैं। तो मूल अधिकारों का यदि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनका उद्देश्य क्या मूल अधिकारों, तो मूल अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। फिर उसके बाद आता है ये कौन से देश से लिए गए हैं। जब हमने भाग फर्स्ट पढ़ा था तो उसके अंदर देखा कि भारत का जो संघात्मक ढांचा है वो हमने कनाडा से लिया था। फिर उसके बाद यदि हम देखते हैं नागरिकता पढ़ी थी हमने, तो उसके अंदर हमने देखा था नागरिकता का प्रावधान किस देश के समान है? ब्रिटेन के देश से लिया था। नागरिकता कहां से लिया था? ब्रिटेन से। और भारत का भाग फर्स्ट संघात्मक व्यवस्था वो कहां से ली थी हम? कनाडा से। अब हम भाग 3 की बात करें, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट की बात करें तो हमने ये कहां से लिया था? ये अमेरिका से लिया था। कहां से लिया था? अमेरिका से लिया था। उसके बाद हम बात करें तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान में किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भाग 3 को। अब बात आती है कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? जब हम बात करें 1215 के अंदर, कब? 1215 के अंदर ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे जॉन। ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे जॉन। उन्होंने क्या किया? अपनी जनता को कुछ अधिकार दिए, कुछ कानूनी अधिकार दिए, और राजा की निरंकुश शक्तियों को रोकने के लिए। किस लिए? राजा की जो निरंकुश शक्तियां थी, राजा अपनी जो पावर थी उसका इलीगल यूज करता था, उसको रोकने के लिए ब्रिटेन के सम्राट ने 1215 में, ब्रिटेन का सम्राट जॉन ने 1215 में राजा की निरंकुश शक्तियों को रोकने के लिए
उनकी शक्तियों को रोकने की कानूनी शुरुआत की थी। समझ में आ गया। मैग्ना कार्टा क्या है कि 1215 के अंदर ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने वहाँ की जनता को कुछ कानूनी अधिकार दिए, उनको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आगे बात करें हम तो इनके बारे में कि इनका रक्षक मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, इनका रक्षक या संरक्षक या अभिभावक या प्रहरी किसको कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको मूल अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो इनकी रक्षा करने के लिए आपको, मतलब मूल अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए अभिभावक के रूप में, एक प्रहरी के रूप में कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 में। साथ ही आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, साथ ही आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि संविधानों का रक्षक, संविधान में जो मूल अधिकार है उनका रक्षक कौन है, उनका संरक्षक कौन है, अभिभावक कौन है, प्रहरी कौन है, तो वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। आगे जब हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो उसके अंदर और डिटेल से देखेंगे। यहाँ तक इतना समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मूल अधिकारों का रक्षक किन्हें कहा गया, तो फर्स्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट करना है। यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो हाई कोर्ट करना है। यदि दोनों आ रहा तो अपन को दोनों करना है। उसके बाद ये न्याय योग्य या वाद योग्य, इसका मतलब क्या है, ये न्याय योग्य का मतलब ये है कि यदि आपको ये नहीं मिल रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। जब आपको मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये है वाद योग्य या न्याय योग्य का मतलब। फिर उसके बाद बात आती है कि इन पे प्रतिबंध लगे हुए हैं। इन पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये सीमित है। क्या है, सीमित कैसे है? जब हम आर्टिकल 19 के बारे में बात करते हैं तो उसमें विचार विमर्श का, विचरण करने का कई अधिकार प्राप्त है। पर उनके साथ ही हम देखते हैं कि इस प्रकार के कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए कि विदेशी राष्ट्रों के साथ अपने संबंध खराब हो, या फिर इस प्रकार की कुछ चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि जिससे लोक व्यवस्था खराब हो। जब हम धर्म की बात करते हैं आर्टिकल 25, तो उसके अंदर भी 3 प्रतिबंध लगे हैं। उसके अंदर लिखे हुए हैं कि लोक स्वास्थ्य, यदि कोई स्वास्थ्य पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, या फिर लोक व्यवस्था। तो इस प्रकार हम आर्टिकल 25 में भी देखते हैं। तो कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। आप जो हमारे मूल अधिकार, ये नहीं कि ये असीमित है, सीमित है, इनमें प्रतिबंध है, इसलिए इनको हम सीमित कहते हैं। फिर इस बात आती है कि मूल अधिकार, ये मूल अधिकार कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में, ये मूल अधिकारों का कीड़ा कहाँ से शुरू हुआ था कि हमें मूल अधिकार चाहिए। पहले राजा रियासतें थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उस समय ये चीज़ें, मूल अधिकारों के बारे में इतनी बात नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पहले सीधे फरमान आते थे और फरमानों के आधार पर काम होता था। ये कीड़ा, सबसे पहले मूल अधिकारों का कीड़ा हम बोल सकते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 1895 में स्वराज विधेयक आया था। कौन सा विधेयक, स्वराज विधेयक आया था, जो बाल गंगाधर तिलक लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, बाल गंगाधर तिलक लेकर आए थे। तो उसके अंदर ये चर्चा हुई थी कि हमें मूल अधिकार चाहिए। तो भारतीयों में अधिकारों के लिए कीड़ा, अधिकार, फंडामेंटल के जो चीज़ें दिमाग में घुसाने वाले आदमी थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक। यहाँ से हम सोचने लगे, हमारे दिमाग में आने लगा कि हमारे भी कुछ अधिकार है, हमारे भी कुछ अधिकार है, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, टैक्स के बदले में भी हमें भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए। और फिर भारतीयों को अधिकार मिलना लगे। फिर उसके बाद में एनी बेसेंट, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम एनी बेसेंट को पढ़ते हैं। तो उसने 1925 में, एनी बेसेंट ने 1925 में राष्ट्रमंडल विधेयक आया था। कौन सा विधेयक आया था, राष्ट्रमंडल विधेयक आया था। उसमें 7 मूल अधिकारों की विशेष मांग की थी। फिर उसके बाद में 1928 में नेहरू रिपोर्ट। अब आपको नाम देख के लग रहा होगा नेहरू रिपोर्ट, ये नेहरू जी कौन है, ये तो नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू होंगे। पर नेहरू रिपोर्ट 1928, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू के बाप है, मोतीलाल नेहरू। कौन नहीं है, मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी कौन है,
जवाहरलाल नेहरू के पिताजी 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, वो किसने पेश की थी? मोतीलाल नेहरू ने। अब कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी। एग्जाम में सबसे ऊपर जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ रहता है, और अपन टिक से कि हमें बेवकूफ समझा क्या, तुरंत टिक लगाते हैं जवाहरलाल नेहरू पे। तो ये हमें नहीं करनी है। ये जिस प्रकार अभी हमने देखा था एसआई सब इंस्पेक्टर के अंदर कि पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, अपन लगाएंगे पटना, पागल बिहार। पटना देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, बिहार जाएंगे, पर वो उसका आंसर बिहार नहीं था। इसी प्रकार नेहरू रिपोर्ट आते ही अपन कहाँ जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू के पास जाएंगे, पर जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे नहीं है। ये कमेटी नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू ने। किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू ने। उस समय भी मूल अधिकारों पर विशेष चर्चा की गई थी। इसके बाद 1931 के अंदर कराची, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, कराची के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे उसके अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने भारतीय नागरिकों को जब प्रस्ताव पारित किया था उसके अंदर, और कहा था कि हम जब भारत आज़ाद हो जाएंगे तो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार देंगे, विशेष दर्जा देंगे। तो ये था मूल अधिकारों के बारे में, ये इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। तो इसको एक बार वापस देख लीजिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, कि सबसे पहले 1895 में, कब? 1895 तिलक साहब ने स्वराज विधेयक के अंदर मूल अधिकारों की बात करी। उसके बाद में 1925 के अंदर एनी बेसेंट ने मूल अधिकारों के बारे में बात करी थी। उसके बाद हम देखते हैं 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट के अंदर बात करी थी। ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने दी थी। फिर उसके बाद करते हैं हम 1931 के कराची अधिवेशन के अंदर हमने ये बात करी थी। जब कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे उस समय? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद हम देखें तो भारत आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद हम बनाते हैं संविधान सभा। क्या बनाते हैं? संविधान सभा बनाते हैं। संविधान सभा किस लिए बनाते हैं? भारतीय संवैधानिक विकास के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा बनाते हैं। तो उस समय बात चलती है कि भाई संविधान सभा बना रहे हैं, मूल अधिकार देना है, तो अब किसको मूल अधिकारों के लिए कमेटी बनाई जाए? तो कमेटी बनाने के लिए भाई अपने लास्ट टाइम बात करी थी मूल अधिकारों के विशेष देंगे, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? सरदार जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको ये अध्यक्ष बना दो। तो फिर मूल अधिकारों को लेकर अध्यक्ष बनाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ पे? संविधान सभा में। पर सरदार पटेल जी की बात करें तो ये भारत के एकीकरण में भी जीते। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे एक और बंदा चाहिए, मुझे एक और अलग समिति चाहिए, कई काम है मेरे। फिर बनाई जाती है एक उप समिति। क्या बनाई जाती है? उप समिति। किसकी? मूल अधिकारों की। उसके अध्यक्ष बनाते हैं आचार्य जेपी कृपलानी को। किसको बनाते हैं? आचार्य जेपी कृपलानी को। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मूल अधिकारों की जो समिति है, मुख्य समिति है संविधान सभा में मूल अधिकारों को लेकर, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आगे बात करें कि उप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। जब आगे हम भारत के प्रधानमंत्री पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू, तो वहां पे भी जेपी कृपलानी को वापस पढ़ेंगे, क्योंकि भारत का जो पहला आदमी था जो प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, तो वो थे जेपी कृपलानी। वो कौन थे? जेपी कृपलानी। तो इनको आगे और पढ़ेंगे, यहां तक अब आगे पढ़ते हैं। संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। फिर उसके बाद में आता है कि ये विषय, मूल अधिकारों का विषय संघ सूची का। अभी हमने दो भाग पढ़ लिए। भाग फर्स्ट पढ़ा था कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यह किस विषय का सूची है? किस सूची का विषय? यह संघ सूची का विषय। फिर हमने भाग दो पढ़ा था। भाग दो के अंदर हमने नागरिकता पढ़ी थी, उसका सब्जेक्ट क्या था? वो भी संघ सूची। फिर उसके बाद में आज हम भाग 3 पढ़ रहे, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। वो भी कौन सी विषय के सूची के विषय? ये संघ सूची। इसका मतलब क्या है? इनके अंदर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल संसद को है। कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। फिर इसके बाद में मूल अधिकारों पर 2 कमेंट है। भारतीय संविधान की आत्मा, किसकी? भारतीय संविधान की आत्मा भाग 3 है। ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय संविधान की आत्मा भाग 3 को किसने कहा था?
तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा था। अब आगे हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भाग 3 के बारे में कहा था, क्या कहा था? यह सबसे विवादित स्थिति है और अघोषित भाग है। आगे हम पढ़ेंगे कई जगह, जैसे हम आर्टिकल 29 और 30 पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे अल्पसंख्यक, तो वहां पर बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि अल्पसंख्यक क्या है। फिर हम धर्म, आर्टिकल 25 से 28 तक हम पढ़ेंगे धार्मिक अधिकार, तो वहां पर भी धर्म को परिभाषित नहीं किया गया। तो हम कह सकते हैं ये सर्वाधिक अघोषित भाग है, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यायालय की भूमिका बढ़ जाती है और यहाँ पर न्यायालय भूमिका में आ जाता है। फिर मूल अधिकार, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, मतलब क्या है? यदि आपको मूल अधिकार नहीं मिलते हैं, मूल अधिकार यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप राज्य के खिलाफ जा सकते हो। मूल अधिकार क्या कहता है कि आपको नहीं मिलते हैं तो आप राज्य के खिलाफ जा सकते हो, राज्य के विरुद्ध जा सकते हो। तो ये क्या है? मूल अधिकार। फिर उसके बारे में बात आती है कि ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इस बारे में केवल भारतीयों को प्राप्त है, उसके अलावा सभी भारतीय प्लस विदेशियों के प्राप्त है। हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल है जो केवल भारतीयों के प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल 5 है। 5 आर्टिकल में इनका विवरण है। कौन कौन सा? 15, 16, 19, 29 और 30। ये क्या है? ये वो मूल अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। कौन से मूल अधिकार है? केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये 5 आर्टिकल में। अब आगे हम बात करें एक अद्वितीयता का सिद्धांत। अद्वितीयता का सिद्धांत क्या है कि क्या अपन मूल अधिकार को त्याग सकते हैं? कोई भी भारतीय नागरिक क्या मूल अधिकार को त्याग सकता है? कमेंट सेक्शन में जवाब दो। क्या कोई भारतीय नागरिक मूल अधिकार को त्याग सकता है? यदि हम अमेरिका की बात करें तो वहां के लोग मूल अधिकार को त्याग सकते हैं, परंतु यदि भारत की बात करें तो आर्टिकल 13 इस बारे में बताता है कि भारतीय नागरिक मूल अधिकार को नहीं त्याग सकते। ये किस बात में कहा? विश्वेश्वरनाथवाद हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भारतीय कोई भी व्यक्ति मूल नागरिकता अपनी इच्छा से नहीं त्याग सकता। कोई भी भारतीय व्यक्ति फंडामेंटल राइट नहीं त्याग सकता। और वैसे भी भारतीयों में त्यागना बहुत मुश्किल काम होता है, त्याग बलिदान बहुत कम देते हैं। अब आगे हम बात करें अब हम आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं, अनुच्छेद पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल आता है 12। आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल आता है 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। यदि हम संविधान की बात करें तो संविधान के अंदर 3 जगह, संविधान के अंदर 3 जगह राज्य की परिभाषा बताई गई है। एक तो भाग 3 में, आगे हम पढ़ेंगे भाग 4 और भाग 5। यहां 3 भागों के अंदर राज्य की परिभाषा बताई गई है और राज्य की परिभाषा सब जगह सेम है। तो भाग 3 के अंदर के कौन से आर्टिकल में राज्य की परिभाषा बताई गई है? भाग 12 के अंदर राज्य की परिभाषा बताई गई है कि हम इस भाग के अंदर जहां जहां राज्य शब्द का यूज करेंगे उसका मतलब क्या होगा, जहां जहां राज्य शब्द का यूज करेंगे उसका मतलब क्या होगा। यह है यहां पर राज्य की परिभाषा का मतलब। उसका राज्य का मतलब क्या होगा? राज्य का मतलब होगा भारत सरकार, या फिर भारत सरकार के साथ साथ हम कह सकते हैं संसद। आगे हम जब देखते हैं तो उसके साथ देखते हैं कि राज्य की सरकार और वहां की विधानमंडल, यह भी एक क्या है? राज्य की परिभाषा में शामिल है। भारत सरकार शामिल है, संसद शामिल है, सभी राज्यों की राज्य सरकारें शामिल है, सभी राज्यों का विधानमंडल शामिल है, और साथ ही यूनियन जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उनके भी विधानमंडल शामिल है। फिर हम बात करते हैं कि राज्य के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर राज्य के सरकारी नियंत्रण के अधीन स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। हमने आर्टिकल 1 पढ़ा था, आर्टिकल 1 का क्लोज, आर्टिकल 1 का सब क्लोज 3 पढ़ा था। उसके अंदर हमने देखा था ठाकुर अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1955 के वाद के अंदर राज्य क्षेत्र क्या होता है उसको परिभाषित किया हुआ था। उसके अंदर बताया गया कि राज्य क्षेत्र क्या होगा। तो राज्य क्षेत्र क्या होगा? राज्य क्षेत्र पहला तो भारत के सभी राज्य होंगे, फिर उसके बाद में सभी केंद्र शासित प्रदेश होंगे, यूनियन टेरिटरी होगी, और उसके बाद में अर्जित क्षेत्र। तो कहने का मतलब है कि जो भी भारत सरकार या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अधीन स्थानीय और अन्य प्राधिकरण।
फिर उसके बाद में आता है कि निजी निकाय, क्या निजी निकाय भी इस राज्य क्षेत्र में आते हैं? हाँ, निजी निकाय भी राज्य क्षेत्र में आते हैं। कब आते हैं? यदि वो अपना एकाधिकार रखता है। कब आते हैं? यदि किसी क्षेत्र में एकाधिकार, जैसे हम अभी जियो को हम मान सकते हैं एयरटेल की टक्कर दे रहा है। पहले बहुत कंपनियां हुआ करती है, अब प्रेजेंट टाइम में बहुत 2-3 से 4 कंपनियां बची हुई है, तो ये इनका क्या एकाधिकार है। तो इस प्रकार इनको हम मान सकते हैं, राज्य की परिधि के अंदर आ सकते हैं। ये कहां पर किया? ये महावीर ऑटो बनाम आईओसी, महावीर स्टोर ये था कि ये एक अपना पेट्रोल पंप था, और आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इस कंपनी के साथ महावीर स्टोर वाला का अनुबंध था कि हम इसको सप्लाई, आईओसी इसको पेट्रोल सप्लाई करेगी। तो उसके बाद आईओसी इसका लाइसेंस रद्द कर देती है या कह देती है कि हम आपके साथ जो भी अपना एग्रीमेंट हुआ था उसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद ये महावीर जी स्टोर वाले ये पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कि एक कंपनी है वो ऐसे कैसे डिसीजन ले सकती है कि आप ये चीज़ें ख़त्म कर रहे हो, अनुबंध ख़त्म कर रहे हो, लाइसेंस ख़त्म कर रहे हो। तो उसके बाद कहा गया 1990 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी निकाय भी राज्य की परिधि में आ सकते हैं। उसके अलावा राज्य की परिधि में क्या, जहाँ पर राज्य बजट दे रहा है, जिस क्षेत्र में राज्य बजट दे रहा है, जिस क्षेत्र में राज्य अनुदान दे रहा है, तो उसको हम राज्य की परिभाषा के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो राज्य की परिभाषा में शामिल करने के लिए सीधी सीधी बात है, भारत सरकार है, संसद है, उसके साथ राज्य सरकारें और विधानमंडल आ गए। फिर स्थानीय राज्य क्षेत्र के अंदर जितने भी स्थानीय प्राधिकरण है वो शामिल हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि निजी निकाय के इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। यह महावीर स्टोर बनाम आईओसी वाद है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के अंदर बोला था कि निजी निकायों को राज्य की परिधि में शामिल आ सकते हैं यदि उनका एकाधिकार है उस क्षेत्र के अंदर। तो इस प्रकार हम ये राज्य की परिधि में। अब आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 13 से, तो वो उसके लिए अगली क्लास में हम उस पर बात करेंगे। और इस संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर हमारा चैनल बना हुआ है, तो वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब इस चैनल पर लगातार करंट अफेयर की क्लासें भी आपको यहाँ पर लगाई जाएगी, और साथ ही एग्जाम की दृष्टि से जो भी सारे सब्जेक्ट है उनको भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। जुड़े रहिए, क्लास को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।